हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का। तो आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर, एक पूरा का पूरा टॉपिक है वायु प्रदूषण। तो आज हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको वायु प्रदूषण को पढ़ना ही है, काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको इसके बारे में। और आज के इस वीडियो में हम इसे पूरी तरह कवर कर लेंगे। बस प्लीज़ वीडियो में आप एंड तक बने रहना। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बस पूरा फोकस अब इस वीडियो पे आप दो। देखो, मानव एवं जीव अन्य जीवधारियों के जीवन के लिए स्वच्छ वायु आवश्यक है, जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। देखो, इंसान हो गए, जो लिविंग बींग्स हो गए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, सभी के लिए एक साफ सुथरी वायु की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना जीवन सही से जी सकें। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होती हैं, जब किन्हीं कारणों से इनकी मात्रा एवं अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन कह दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, कार्बन के कण, धुआं, खनिजों के कण आदि सम्मिलित हैं। तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, जो एयर है, आपने जब एयर का जो पोर्शन है, अलग अलग गैसों का जो पोर्शन है एयर में, जब आपने उसका ग्राफ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो 71% के लगभग जो है वो नाइट्रोजन है, और फिर इसी में 71% के बाद जो भी परसेंट बचा है उसमें से 20 पॉइंट समथिंग कुछ है तो वो ऑक्सीजन है, और उसके बाद 0.3 समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब कहने का है कि एयर में, देखो एयर किससे बनी है? एयर बनी है अलग अलग गैसों से। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन हो गई। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है। अब ध्यान से समझिए, ये जो गैसें हैं वो निश्चित हैं। एयर में ये गैसें निश्चित थी और निश्चित हैं, लेकिन जब किन्हीं कारणों से इन गैसों का जो अनुपात है, जो मात्रा है, जो परसेंट है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि एयर में कोई चीज़ मिक्स हो गई है, और मिक्स होने के कारण ही हम उसको पॉल्यूशन कह देते हैं। सिंपल सी बात थी कि जब हम देखते हैं कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो 0.3 समथिंग है, जो भी है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो 0.3 समथिंग परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड का रहा है एयर में, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि नहीं, आज हम देख रहे हैं कि 0.4% भी हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, तो इसका मतलब क्या है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब ये कि एयर में जो कांस्टेंट, मतलब जो अनुपात था, जो पोर्शन था एयर में अलग अलग गैसों का, वो घट रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का कम हो रहा है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब अभी मैं आपको काफ़ी अच्छे से डेफिनेशन समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, आप बड़े लेवल के स्टूडेंट हैं, कि जब वायुमंडल में जो अलग अलग गैसें हैं उनकी मात्राएं कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो जब उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम इसको वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी। और वायु में है क्या क्या? तो वायु में गैसें हैं, कार्बन के कण हैं, धुआं है, खनिज है के कण है, तो यही तो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अलग अलग गैसें, जो अनचाही गैसें हैं, वो उनका जो लेवल है वायु में वो बढ़ जाता है, जिनको हम नहीं चाहते, ठीक है। कार्बन के कण हैं, हमने कोयला जलाया, उसके कुछ कार्बन के कण निकल के उड़ गए, धुआं उड़ रहा है, एयर में जा रहा है। खनिज हम निकाल रहे हैं, तो खनिज पदार्थ एयर में मतलब फ्लो हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? पॉल्यूशन है। समझिए, अभी बात को मैं समझाऊंगा पूरी तरह आपको, डोंट वरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित रूप से इसको परिभाषित किया है, यहाँ देख लो। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब वायु जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, आपने से कोरोना वायरस जब आया था उसके टाइम पर आपने बहुत सुना होगा WHO, ठीक है। विश्व स्तर पर ये एक स्वास्थ्य से संबंधित एक संगठन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो इसने परिभाषा दी है वायु प्रदूषण की। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बाह्य वायुमंडल, जो बाहर का जो ये पूरा वायुमंडल है, ऊपर का, पृथ्वी के ऊपर का ये जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर मतलब पृथ्वी पर ये जो वायुमंडल है, एयर का एटमॉस्फेयर है, ये इसमें ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जब वायुमंडल में ऐसे पदार्थ शामिल हो जाएं जो पर्यावरण के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं, यही है वायु प्रदूषण। अब लिख देना सिंपल सा, मतलब समझ गए आप कि जब एयर में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई तो वो तो हमारे लिए हानिकारक है, मनुष्यों के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो हुआ वायु प्रदूषण, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
इस चीज़ को आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जब वायुमंडल में एक अनचाही चीज़ आ जाती है, कोई हानिकारक तत्व शामिल हो जाते हैं वायु में, हवा में हानिकारक तत्व शामिल हो जाते हैं, तो उसको फिर हम वायु प्रदूषण कह देते हैं। जैसे कि दिल्ली की हवा लेंगे हम, भूटान की हवा अगर हम लेंगे देखेंगे तो दोनों में अंतर दिखेगा। भूटान में हमें हानिकारक तत्व देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के एयर में हमें हानिकारक तत्व देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण है और भूटान में वायु प्रदूषण नहीं है। एक एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए, जैसे कि थोड़ा हाइपोथेटिकल है, एग्जांपल पे ज़्यादा गौर मत करना, ज़्यादा डीपली अपोज मत करना मुझे। जैसे कि मैंने कहा कि एक लॉकेट है, ठीक है, एक सोने का लॉकेट है, मैंने कहा ये 100% है, तो आप लोग कहोगे भाई ये तो प्योर है, ठीक है, आप लोग कहोगे भाई ये तो प्योर है। लेकिन मैंने कहा कि ये आपका गोल्ड का लॉकेट है और इसमें 90% सोना है, ठीक है, कितना है, 90% इसमें सोना है, 90%। तो आप लोग कहोगे 90% सोना है मतलब 10% क्या है इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो तो 100% होती है ना, कोई भी चीज़ 100% होती है। मैंने कहा इसमें 90% गोल्ड है, 90% गोल्ड है, लेकिन 10% क्या है इसमें, मतलब ये है कि इसमें कोई चीज़ मिलाई गई है ना, तो 10% कोई चीज़ इसमें मिली, तो मतलब मिलावट हुई है। तो आप कहोगे उसी तरह एयर में हर चीज़ कांस्टेंट है, अगर कोई अलग से कुछ तत्व मिला दिया जाता है तो आप कहते हैं प्रदूषण हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, लेकिन अलग से कुछ चीज़ ऐड हो गई इसमें तो पॉल्यूशन मानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मुख्यतः वायु प्रदूषण उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में हम विभाजित करते हैं वायु प्रदूषण को। देखो, वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण दो तरह से होता है, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से वायु प्रदूषण माना जाता है। एक तो प्राकृतिक प्रदूषण होता है और एक होता है मानव जनित प्रदूषण। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे आप इस लाइन से, तो यहाँ पे आप मतलब को समझिए। यहाँ पे आपको सिंपल सा बताया जा रहा है कि मुख्यतः अगर हम बड़े लेवल पे बात करें, डायरेक्टली हम बड़े लेवल की बात करें कि वायु प्रदूषण क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो अगर हम मेनली बड़े लेवल पे बात करें, अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, तो आप कहोगे कि मेनली दो प्रकार से वायु प्रदूषण होता है, दो मेन चीज़ें हैं, वो एक है प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है और एक होता है मानव जनित वायु प्रदूषण। सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं तो प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है प्रकृति के द्वारा। कई बार आपने देखा होगा भाई जंगल में आग लग जाती है। अभी चिली का जो जंगल है, चिली आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में सबसे नीचे ये एक देश है। यहाँ पे बहुत ही भयानक फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया वगैरह में आग लगती रहती है वहाँ के घने जंगलों में। कौन लगाता है? कई बार नेचर खुद लगा देता है, ठीक है। कई जगहों पे ज्वालामुखी फट जाते हैं, है ना। कई बार भूकंप वगैरह आ जाता है। मान लो अभी तुर्की में भूकंप आया, अब तुर्की में भूकंप आया था जब, अब उस 5-10 सेकंड 15 सेकंड में देखो, जब भूकंप आया होगा, जब हिला होगा सब कुछ, जब नीचे सारी इमारतें गिर रही होंगी, तो हवा कैसी होगी, वायु कैसी होगी वहाँ की? भाई सीमेंट ही सीमेंट होगा वायु में। तो नेचर भी कई बार प्रदूषण करता है, इसे समझो आप थोड़ा डिटेल में। आप प्राकृतिक कारणों के कारण भी वायु प्रदूषित हो सकती है। ये प्रदूषक प्राकृतिक क्रियाकलापों और स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, जंगल के आग से जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा समुद्र से निकलने वाले कण तथा पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और पौधों के परागण इत्यादि। तो सिंपल सी बात है कि वायु प्रदूषण में प्रकृति का भी योगदान होता है कि कई बार ज्वालामुखी फूट जाता है तो बहुत बड़ा धुआं निकलता है, बहुत ही घना मतलब धुआं निकलता है, जिसमें कई सारे खनिज भी शामिल होते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर से निकल रहा है ज्वालामुखी, तो खनिज वगैरह भी शामिल होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं। कई सारे प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं और वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कई बार जंगलों में आग लग जाती है, बड़ा सा धुआं निकलता है। कई बार जंगल में कई सारे जानवर वगैरह मर जाते हैं, या कई सारी चीज़ें सड़ने गलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे भी कई बार सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ये पैदा होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कारण थे प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण करने के। बट एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। होता भी है तो भाई वो तो शुरू से होता आया है ना। क्या 10 साल पहले नहीं होता था? क्या 100 साल पहले वो वायु प्रदूषण नहीं होता था? लेकिन हम तो नहीं कहते थे कि वायु प्रदूषण कर रही है प्रकृति पहले। क्यों? क्योंकि वो नेचर अपने आप सारी चीज़ें कर लेता था। भले ही नेचर के द्वारा वायु प्रदूषण होता है, लेकिन ये जो सदियों से चला आ रहा है इतना हानिकारक नहीं रहा है हमारे लिए, ठीक है। वायु प्रदूषण तब ज़्यादा हो गया जब इंसानों ने इसमें अपना योगदान दिया। मानव जनित वायु प्रदूषण की बात करें तो ऐसे प्रदूषक जो मानव
तो उत्पन्न किए जाते हैं, मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उसे मानव जनित प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण के लिए कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि अभी प्रदूषक का मतलब मैं आपको उससे पहले समझाऊं, इससे पहले आपको ये समझा देता हूँ। मानव जनित प्रदूषण का मतलब है कि मानव के द्वारा प्रदूषण किया जाता है। दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं, एक प्रकृति के द्वारा किया जाता है वायु प्रदूषण, और मानव के द्वारा भी वायु प्रदूषण किया जाता है। मानव कैसे करता है वायु प्रदूषण? तो मानव के द्वारा कारखाने स्थापित किए गए जिसमें धुआं निकलता है, कई सारे सामानों का यूज़ होता है जो कि पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। रसोई घरों में निकलने वाला धुआं हो गया, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाला जो धुआं है, गाड़ियों से इतना धुआं निकलता है, कई सारी गैसें निकलती हैं हानिकारक। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जो वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं मानव के द्वारा, ठीक है। मैन मेड पॉल्यूशन इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक शब्द आएगा प्रदूषक। प्रदूषक और प्रदूषण में क्या अंतर है? देखो सिंपल सी बात है, प्रदूषण का मतलब होता है, जैसे मैं आज कहूँ कि आज दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो मैं आज अगर कहूँ कि आज दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो ये हुआ प्रदूषण, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण किया किसने, वो कौन से तत्व हैं जिसने पॉल्यूशन किया? तो वो हैं प्रदूषक। ध्यान से बात कीजिए, जब मैं पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा कि किस इंसान ने पॉल्यूशन किया, मैं कह रहा हूँ कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण किन तत्वों के कारण हो रहा है, वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है? तो वो होता है प्रदूषक। प्रदूषक के द्वारा पॉल्यूशन किया जाता है। जैसे कि मान लो प्रदूषक का एग्जाम्पल दूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है, धुआं में निकलने वाले जो अलग अलग गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक है, जो पत्थर के जो मिट्टी के जो कण वगैरह होते हैं शामिल हो जाते हैं, खनिजों के जो कण होते हैं वो प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक के द्वारा पॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, बड़े लेवल पे दो तरह के पॉल्यूशन किए करता है, दो तरह के लोग हैं, एक प्रकृति है और एक मानव है जो प्रदूषण करता है। यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जल्दी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कुछ चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं, नोट्स में कुछ इधर उधर भी हो सकता है, टाइम कम था इसलिए वीडियो बनानी है पूरी की पूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत एवं कारण। देखो ब्रॉडली हमने पढ़ लिया, बड़े लेवल पे हमने पढ़ लिया कि एक मानव हो गया, ब्रॉडली हमने देखा कि एक मानव हो गया और एक प्रकृति हो गई। तो हमने बड़े लेवल में बात कर ली थी कि क्या कारण थे वायु प्रदूषण के। अब हम ज़मीनी स्तर पर देखेंगे कि आखिर क्या क्या कारण हैं वायु प्रदूषण के। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो स्रोत है वायु प्रदूषण का, या जो पहला प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का, वो है दहन प्रक्रम। देखिए देखें, दहन अनेक प्रकार से होता है, जैसे सफाई कार्यों में कूड़ा करकट जलाने, घरेलू कार्यों में ईंधन जलाने, यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल के जलने से, और विद्युत घरों में कोयले के जलने से, दहन से अनेक गैसें और पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। देखिए वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण या स्रोत है दहन प्रक्रम। मतलब दहन संबंधित कुछ जलाने संबंधित कार्य हैं, जैसे कि साफ सफाई का कूड़ा वगैरह हम जला देते हैं, बहुत सारा गंदा धुआं निकलता है। इसके अलावा हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, तो वो भी जलता है, तो उससे भी धुआं वगैरह निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम जला रहे हैं जिससे कि बहुत सारा ऐसा धुआं निकलता है जो कि वायु के लिए काफ़ी हानिकारक है। मतलब वायु में प्रवेश करता है तो प्रदूषण होता है और मनुष्यों के और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। तो पहला कार्य हो गया दहन प्रक्रम संबंधी, जिसके कारण से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा औद्योगिक निर्माण प्रक्रम। अब औद्योगिक निर्माण से संबंधित कई सारे कार्य हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों की प्रकृति कारखानों के प्रकार पर निर्भर करती है कि वह उद्योग किस प्रकार का है। क्या वहाँ कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, क्या वहाँ उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती बनाने वाले उद्योग तथा धातु कर्म उद्योग से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थ शक्कर बनाने वाले उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषकों से निश्चित रूप से भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग उद्योग हैं तो वो अलग अलग तरह के प्रदूषण करते हैं, अलग अलग प्रदूषक तत्वों को मतलब इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अलग अलग उद्योग के द्वारा अलग अलग तरह का प्रदूषण किया जाता है। ये उद्योग की कैटेगरी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक मोमबत्ती का कोई उद्योग है तो वो धातु कर्म बनाने वाला कोई कोई मेटल की कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे लोहे वगैरह का काम होता है, जहाँ पे मेटल का धातु का काम किया जाता है, तो उस उद्योग से संबंधित जो भी मतलब उस उद्योग से अलग पॉल्यूशन करेगी।
जैसे कि कोई कोयला, मतलब कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा उद्योग है जो कि कोयले की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोयले को खदानों से निकाल कर फिर आगे वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, तो वो अलग तरह का पॉल्यूशन करती है। कोई ऐसी कंपनी है जो सोलर पैनल बना रही है, तो वो अलग तरह का पॉल्यूशन कर रही है। ये उद्योगों की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि उद्योगों के द्वारा पॉल्यूशन किया जाता है। तो एक बड़ा कार्य है औद्योगिक प्रक्रम, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा कृषि कार्य, आजकल फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों तथा पेस्ट का नाश करने के लिए अनेक प्रकार के विषैले कीटनाशी तथा पेस्टनाशी दवाइयों के छिड़काव का बहुत अधिक प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, कई सारे कृषि कार्यों के द्वारा आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। देखो आज के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा छिड़काव करते हैं ऐसे केमिकल्स का, जिससे कि जो कीड़े वगैरह हैं, जो भी मतलब पेस्ट है, पेस्ट मतलब ऐसा कोई खरपतवार है जो कि उग आई है, तो उसका नाश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम खेत में बहुत सारे विषैले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो कि केमिकल्स युक्त होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। पौधों के संक्रामक रोगों और टिड्डी तथा दूसरे कीटों के आक्रमण के समय इन दवाओं का विस्तृत छिड़काव वायुयानों के द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार छिड़काव से ये विषैले रसायन वाष्प तथा सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल के विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त हो जाते हैं तथा गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। देखो दोस्तों, कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स का यूज़ कर लिया जाता है पूरे खेत में पेस्टिसाइड्स वगैरह को फैलाने के लिए। इसके अलावा सिंपल सी बात है, अगर आप सोचो 1 मिनट के लिए, तो आप कहोगे कि भाई हम तो ज़मीन में पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो ज़मीन में पॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन हम ज़मीन से ऊपर डालते हैं ना, हम ऊपर से थोड़ा सा डाल रहे हैं, 2-3 मीटर ऊपर से ही हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो 2-3 मीटर की जो हवा है वो भी तो हवा ही है, उसमें भी तो कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा कई लोग कई ऊँचाई से भी छिड़काव करते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कई सारे विलायक तत्व हैं, इसको आप समझिए। स्प्रे, पेंट तथा फर्नीचर की पॉलिश बनाने में तरह तरह के विलायकों का, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश विलायक वाष्पशील हाइड्रोजन कार्बन पदार्थ होते हैं। स्प्रे, पेंटिंग तथा पॉलिश करते समय ये पदार्थ सूक्ष्म कणों तथा वाष्प के रूप में वायु में मिल जाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा परमाणविक ऊर्जा परियोजना, परमाणु बमों के निर्माण में विघटनाभिक समस्थानिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ अस्थायी प्रकृति के होते हैं तथा उत्पन्न होने के साथ ही विघटित होना शुरू हो जाते हैं। इनका विघटन किरणों तथा परमाणु कणों के विकिरण के रूप में होता है। विकिरण मनुष्य तथा पौधों दोनों के लिए घातक पाए गए हैं। बम विस्फोट के साथ ही ये विघटनाभिक पदार्थ कण वायुमंडल में दूर दूर तक फैल जाते हैं तथा बाद में धीरे धीरे अपवाद के रूप में धीरे धीरे गिरते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो परमाणु ऊर्जा का आज बहुत ज़्यादा जो विस्तृत परियोजना हमें देखने को मिल रही है, आज 20वीं शताब्दी से हम ये परमाणु ऊर्जा की परियोजना को देख रहे हैं, जो इससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। सिंपल सी बात है, जब परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक है, जब ये परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए या परमाणु विस्फोटक वगैरह बनाने के लिए जब परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे विघटन चीज़ों का मतलब उनको काफ़ी तोड़ा जाता है। तोड़ना मतलब उनको विघटित किया जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको बनाने की, वो काफ़ी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है वो तब होता है जब इन बम का प्रयोग, इन विस्फोटकों का प्रयोग किसी देश के ऊपर किया जाता है या कहीं पर इनको फोड़ा जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर किया गया बम विस्फोट तथा उससे अब तक महसूस किए जाने वाले प्रभाव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि जो विस्फोट किया गया था अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, तो इससे क्या हुआ था, ये जो परमाणु जो यहाँ पे जो कण थे वो आज भी मौजूद हैं और आज भी पूरी तरह वायु को अपने अंडर में इन्होंने लिया हुआ है। तो इसका प्रभाव हम देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यही लैंग्वेज लिखेंगे, आप आसान भाषा में वहाँ पर लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। आप आसान भाषा यूज़ करें, आपके लिए जो ठीक लगे आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाना पड़ता है, जब ज़्यादा समझाऊँगा तो आपके माइंड में कुछ बातें आराम से बैठ जाएँगी। तो ये थे वायु प्रदूषण के कारण, प्रमुख कारण हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषकों की। देखो, अब वायु प्रदूषण होता है प्रदूषकों के द्वारा, कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इंग्लिश में पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये पॉल्यूटेंट्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, पॉल्यूटेंट्स वो तत्व होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इन्हीं के द्वारा पॉल्यूशन या प्रदूषण होता है। तो ये जो तत्व हैं इसके अब हम बात कर लेते हैं जो प्रदूषण करते हैं। एक तत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रदूषक है, वायु प्रदूषक है। स्पेशली ग्रीन हाउस गैस का जो इफ़ेक्ट है, जो अर्थ में जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होती है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ही ज़्यादा हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी वायु प्रदूषण में अपना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके द्वारा जो ओजोन परत है, ओजोन परत उसमें ह्रास हो रहा है, मतलब ओजोन परत कम हो रही है। देखो, ओजोन परत क्या है, वो प्रोटेक्ट करती है पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के जो लोग हैं, अर्थ में जो जीवन यापन है, जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसको प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। लेकिन वायु प्रदूषण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा प्रदूषक है जो कि ओजोन लेयर को कम करता है। ओजोन लेयर की क्षति का ये बहुत बड़ा कारण है। जब हम फ्रिज को यूज़ करते हैं, एसी को यूज़ करते हैं, तो उससे ये वाली गैस निकलती है, ये प्रदूषक निकलता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक प्रदूषक है सीसा, लेड। जैसे बैटरी वगैरह हो गई तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो इससे भी ये भी एक काफ़ी बड़ा प्रदूषक है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा है दोस्तों निलंबित अभिकरणीय पदार्थ। इसका मतलब साफ है, कुछ कुछ मैटर वगैरह, कुछ पदार्थ जब वायु में शामिल हो जाते हैं, कुछ मैटर, कुछ पदार्थ, ठीक है, कुछ कण शामिल हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा प्रदूषक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा वायु प्रदूषण के दौरान आपकी स्किन जलने लगती है, आँखों में जलन होने लगती है, पूरा गलाने वाली चीज़ होती है। नाइट्रोजन में भी वही हाल है इसका भी। देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा, जो एसिड रेन का नाम आपने सुना होगा, इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा ये प्रदूषक वायुमंडल में होता है, एसिड रेन उतना ही ज़्यादा होती है। मतलब जो बारिश होगी उसमें एसिड होगा, एसिड ऐसा होगा जिससे ज़मीन वगैरह जो उपजाऊ है वो अनउपजाऊ हो जाएगी, काफ़ी नुकसान पहुँचेगा इसका अर्थ पर। तो सल्फर डाई वगैरह के बढ़ने से एसिड रेन वगैरह होती है। कुछ अन्य प्रदूषक हैं जैसे कि एरोसोल हो गया, फ्लाई ऐश हो गई। ऐश मतलब होता है जो धुआं वगैरह होता है, जो कुछ कण वगैरह शामिल हो जाते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण, कुछ रसोई वगैरह में हम गैस वगैरह जलाते हैं, चूल्हा वगैरह हम जलाते हैं, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, ये सारे वायु प्रदूषक हैं प्रमुख, जो कि प्रदूषण को अंजाम देते हैं। प्रदूषण में नॉर्मली ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ रहे हैं अब हम बात करते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। तो जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है, लेकिन मैं शॉर्ट में कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएँ। तो पहला, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है, सबसे बड़ी बात कि वायु प्रदूषण का प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि ये पॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक ऐसा नहीं होगा, सिर्फ नकारात्मक, नेगेटिव इफ़ेक्ट ही इसका पड़ेगा, ठीक है। तो एक जो इफ़ेक्ट है, एक जो प्रभाव है, वो है पौधों एवं जीव जंतुओं पर प्रभाव। यह पौधों के पत्तों की चिकनी सतह को नष्ट कर सकते हैं, जो पानी की अत्यधिक हानि को रोकने में सहायक हैं, तथा अम्ल वर्षा, ओजोन परत के क्षय, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि से पौधों की कई क्रियाएं प्रभावित होती हैं। वायु प्रदूषण का जलीय व स्थलीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण अधिक हो जाने से कलियां सख्त हो जाती हैं, वे आखिर पौधों से पड़ती हैं, क्योंकि वे फूल बनने में असमर्थ हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा ये खतरनाक प्रभाव पौधों और जीव जंतुओं के ऊपर होता है। क्या होता है कि इनकी जो पत्ते होते हैं, इनको काफ़ी क्षति पहुंच जाती है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अम्ल वर्षा वगैरह होती है। तो देखो, वायु प्रदूषण होगा तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होगी, और एसिड रेन होगी तो भाई डायरेक्ट वो जो एसिड रेन है, जिसमें कई सारे केमिकल हवा में मिक्स हैं, पानी के साथ वो केमिकल्स पौधों के ऊपर गिरेंगे और पौधों को भाई नुकसान होगा, ठीक है।
ओजोन परत का ह्रास होगा तो कई सारी पराबैंगनी किरणें आएंगी और पौधों के ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो सिंपल सी बात है कि पौधों की कई सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, कई सारी बाधा पौधों को होती है। तो इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक प्रभाव है मौसम और जलवायु के ऊपर। वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से वायुमंडल के हरित प्रभाव में वृद्धि होगी, जिससे धरातल की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। तब तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलेगी और समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जो बहुत से क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। अधिक तापमान वृद्धि से मरुस्थलीय व सूखा में वृद्धि होगी। इससे वर्षा, तापमान, वायु की गति और स्थानीय मौसम में परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मौसम के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। देखो, सिंपल सी एक बात है कि वायु प्रदूषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है, जो नॉर्थ पोल वगैरह या जो साउथ पोल हो गया, जो हिमालयाज़ की रेंज हो गई, जो बर्फ़ के जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है। अगर हम आर्कटिक वगैरह की बात करें, जो नॉर्थ पोल है, अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा है, पानी जो है बहुत ज़्यादा वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, इसके बढ़ने के कारण, वायु प्रदूषण होने के कारण गर्मी बढ़ रही है, गर्म हो रही है अर्थ। गर्म होने से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है और बर्फ़ का पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा और फिर समुद्र का जो सी लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। इससे कई सारे नगर डूब जाएंगे। सिंपल सी बात को समझो, जैसे कि जो मुंबई हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये ऐसे शहर हैं जो पानी के बिल्कुल करीब बनाए गए हैं। ठीक है, आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, पानी आता मुंबई में तो आम बात है, आपने देखा होगा बीच, मुंबई के बीच के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत ही पानी से सटा हुआ है, ज़्यादा ऊपर नहीं है मुंबई। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें ना, तो कितनी भी बड़ी बाढ़ आए तो दिल्ली ऊंचाई के ऊपर है। मतलब यही है कि दिल्ली वगैरह का स्थान अगर हम देखें तो वो काफ़ी ऊंचाई पर है समुद्र लेवल की तुलना में। ठीक है, समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर है। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई इतनी ऊंचाई पर नहीं है, कुछ मीटर ऊंचाई पर है, बस 1 डेढ़ 2 मीटर, 2 मीटर की ऊंचाई पर है ज़्यादा ज़्यादा। तो लगभग अगर 1.5 2 मीटर अगर पानी बढ़ जाता है, अगर समुद्र का लेवल 1.5 2 मीटर और ऊपर उठ जाता है तो मुंबई जैसे जो शहर हैं वो डूब जाएंगे पानी में। डूबेंगे नहीं मतलब पूरा पानी भर जाएगा शहरों में। धीरे धीरे ये समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो पूरी तरह ये आशंका है कि आने वाले समय में मुंबई वगैरह के डूबने का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ना केवल केवल मुंबई, बल्कि मालदीव वगैरह कुछ ऐसे देश हैं जो आइलैंड के ऊपर ही बने हैं, तो चारों तरफ उनके पानी है। अगर उनका लेवल बढ़ जाएगा, पानी ऊपर उठ जाएगा तो ख़त्म है देश। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव है वायु प्रदूषण का मौसम के ऊपर। इसके अलावा अनिश्चितता देखने को मिल रही है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, कहीं पे जहाँ बारिश नॉर्मली ज़्यादा होती थी, अब वहाँ पे बारिश कम हो रही है, और कहीं पर बारिश होती ही नहीं थी, वहाँ पर बाढ़ आ रही है। तो ये सब वायु प्रदूषण का ही प्रभाव है। इसके अलावा अम्ल वर्षा देखो, अम्ल वर्षा क्या होती है, सिंपल सा बता रहा हूँ। हम लोग इतना वायु प्रदूषण करते हैं, अब हवा में इतना सारा केमिकल्स फैल चुका है। हम हवा में नाइट्रेट ऑक्साइड है, सल्फेट है, अमोनियम है, हाइड्रोजन है, कई सारे हानिकारक तत्व मौजूद हैं। ठीक है, कई सारे केमिकल हवा में पॉल्यूशन के द्वारा मौजूद हैं। ठीक है, हवा में ये सारे तत्व हैं। लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश तो बादलों से गिरेगी ना, पानी तो बादलों से गिरेगा। अब एक बूंद है पानी की, जो बारिश एक बूंद है पानी की जो हवा से होती हुई ज़मीन पर गिरेगी, तो जो रास्ता है, देखो एक बादल है, अब ये बादल है, अब बादल से एक बूंद गिर रही है, तो एक बूंद कहाँ पे, बूंद गिरते 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 वो ज़मीन पर गिर गई। अब इस बीच बादल और ज़मीन के बीच में क्या है, हवा है। तो ये जो बूंद है पानी की वो हवा से टकरा रही है, वो इतनी ऊंचाई से कई किलोमीटर से हवा से टकराते हुए आ रही है। तो हवा में जितना भी केमिकल्स था वो सारा का सारा केमिकल ये जो बूंदें हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस कारण से हम कहते हैं एसिड रेन। क्योंकि अब ये जो बूंद है पानी की उसमें एसिड है, इसलिए ये होती है एसिड रेन। अब यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह दिखा के मेरा मन था आपको पढ़ाता, लेकिन क्योंकि काफ़ी मैं खुद भी लेट हूँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाया ये सब्जेक्ट, और अर्जेंटली आपके एग्ज़ाम भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बस आपको समझाया जा रहा है और आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे अगर पिक्चर्स वगैरह को यूज़ करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता वीडियो बनाने में, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल है थोड़ा, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थोड़ा एक बार रीड कर देता हूँ अम्ल वर्षा को, कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से वातावरण सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को प्राप्त करता है। वर्षा जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एवं हाइड्रोजन आयन को शामिल किए होती है तथा अम्ल वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती है। मृदा का जैविक एवं रासायनिक गुण अम्ल वर्षा द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित होता है। यह स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। जल में जो जीव हैं वो उनको भी प्रभावित होता है भाई, जो पानी है बेकार हो जाएगा। स्थल पर जो जीव है उनको भी प्रभावित करता है। ओजोन का प्रभाव, अब वायु प्रदूषण से एक बहुत ही नकारात्मक चीज़ होती है ओजोन पर, इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो, ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि हैं। मानव जनित प्रक्रिया जिनके कारण वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अणुओं का उत्सर्जन होता है, ये ही विनाश का कारण बनते हैं। पराबैंगनी किरणों के बढ़ने पर त्वचा का जलना, त्वचा में झुर्रियाँ और त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। यह शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को दबाकर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ओजोन का क्या प्रभाव है। ओजोन एक लेयर है अर्थ के ऊपर, ये हवा में एक लेयर बनी हुई है। इस जब सूरज, यहाँ से सूरज जो रोशनी फेंकता है उसमें कई सारी पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो लाइट होती है, वो ओजोन लेयर उस पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और पूरे अर्थ के ऊपर वही सनलाइट फेंकती है जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इतना मतलब ये बेकार किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उतना किरण पहुंचाती है, उतनी लाइट पहुंचाती है जिससे कि यहाँ पर जो लाइट पहुँचे वो स्किन वगैरह को नुकसान ना पहुँचाए, जीवन यापन सबका बना रहे। ठीक है, जीवधारी अपना जीवन जी सकें, ऐसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है ये लेयर। लेकिन वायु प्रदूषण होने से हम कई सारी गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कई सारी गैसें, जैसे कि CFC हो गई एक। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इसके कारण इस ओजोन लेयर में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है डे बाय डे। तो इसके कारण ये काफ़ी पतली हो रही है और जैसे जैसे ये पतली होगी वैसे वैसे पराबैंगनी किरणें आती जाएंगी, जिसके कारण पूरे अर्थ का विनाश हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं नॉर्मली वो त्वचा में जलन पैदा कर देती हैं, झुर्रियाँ पैदा कर देती हैं, कैंसर जैसे रोग होते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं, कैटरेक्ट वगैरह रोग हो जाता है इससे। ठीक है, और जो शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता है, जैसे कि जो डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने की एक क्षमता होती है शरीर की, हमारे शरीर में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी से, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव थे पूरे के पूरे, जितने भी थे, इस पूरे वायु प्रदूषण के प्रभाव थे। इसको हमने देख लिया, अपनी लैंग्वेज में आप बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वायु प्रदूषण आपने अच्छे से पढ़ लिया, कोशिश करना थोड़ा लैंग्वेज ऐसे ही लिखो। ठीक है, वायु प्रदूषण के रोकथाम के उपायों को अगर हम देख लेते हैं तो सिंपल उपाय हैं, इन्हें आप बनाकर भी लिख सकते हैं। अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके इसे रोका जा सकता है। देखो, कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने का एक अच्छा उपाय ये है कि साइकिल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो सार्वजनिक परिवहन है उसका उपयोग हो। जैसे अगर हम बस में जाएंगे तो बस में आराम से 100 लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, बस में 100 लोग भी बैठ जाएंगे, बड़ी बस है। अगर हम उन्हीं 100 लोगों को अलग अलग कार दे दें तो क्या होगा, 100 कारें चलेंगी, 100 कारें 100 तरह के पॉल्यूशन वो निकालेंगी। तो सिंपल सी बात है, जो सार्वजनिक परिवहन है उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। जैसे कि अगर देखो, मेट्रो वगैरह जो है वो सार्वजनिक परिवहन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपने घरों के लोगों को कारपूल बनाने के लिए कहें, जिससे कि वो एक ही कार में बैठकर कार्यालय जाएं। इससे ईंधन भी बचेगा और प्रदूषण भी बचेगा। जैसे कि मान लो, अब पापा को मान लो ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, और कोई है जिसको कहीं और जाना है, कोई भैया वगैरह है आपका, उन्हें दूसरे ऑफिस जाना है, तो रास्ते तो अलग अलग कर दिए मैंने, इससे दिक्कत हो सकती है। देखिए, मान लो एक ही रास्ते में तीनों चीज़ें पड़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा, अब पापा को अर्जेंट है तो पापा जल्दी चले गए ऑफिस, या बच्चे को अर्जेंट है तो वो जल्दी स्कूल चला गया। तो ऐसे थोड़ा मैनेज किया जाना चाहिए कि एक ही कार में एक ही जो गाड़ी है उस पर जितने हो सके उतने लोग बैठकर, अगर रास्ते में सारी चीज़ें पड़ती हैं तो वो एक ही कार या एक ही बाइक का यूज़ करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो, अब एक घर में 2 व्यक्ति हैं और दोनों के पास अलग अलग अपनी अपनी पसंद की कार हैं। भाई, उनके पास पैसा है तो अलग अलग कार हैं, लेकिन और वो अलग अलग टाइम पर अपना अपना ऑफिस जा रहे हैं, जब उनकी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगभग 10-15 मिनट का ही अंतर है, आधे घंटे का ही अंतर है, तो उन्हें थोड़ा अपने आप से थोड़ा मतलब कोऑपरेट कर एक ही कार का यूज़ करना चाहिए, ताकि
पॉल्यूशन कम हो और एक ही रास्ते पर उन्हें जाना है लगभग, तो उन्हें एक ही कार का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, कम कारें चलेंगी, कम परिवहन प्रयोग होंगे, इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। देखो ये जो एग्ज़ाम्पल समझाया थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्ट था, यहाँ पे एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जैसे कि 4 लोग हैं, उनको एक ही वो आस-पड़ोस में ही रहते हैं, ठीक है? और उनको वो एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं। अगर ये लोग अलग-अलग कार ले जाएँगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो इन लोगों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए कि एक दिन मैं कार ले जाऊँगा और मेरी कार में हम चारों लोग ऑफ़िस जाएँगे, एक दिन मैं कार ले जाऊँगा और हम चारों लोग ऑफ़िस जाएँगे, ऐसा होना चाहिए रूल। तो इससे क्या होगा, कारपूल वाला सिस्टम लागू होगा, ईंधन भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके अलावा अपने घरों के आस-पास पेड़-पौधों की देखभाल ठीक से करें और जब ज़रूरत ना होने पर बिजली पंखा बंद कर दें। आपके बगीचे में सूखी पत्तियाँ हों तो उन्हें जलाएँ नहीं, बल्कि उसकी खाद बनाएँ। अपनी कार का प्रदूषण हर 3 महीने के अंतराल पर चेक करवाएँ। जैसे देखो दोस्तों, एक अब चेक भी होता है कि आपकी गाड़ी आपकी बाइक कितना पॉल्यूशन कर रही है, हर बार चेक भी किया जाता है। अब आपके पास आपको एक कार्ड भी बनाना पड़ता है उसके लिए, अब चेकिंग वगैरह भी होती है। तो ये आपको आप खुद ही चेक करवाते रहना चाहिए कि मेरी गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है इस समय, क्या वो लिमिट में है या मतलब लिमिट से बाहर है, ये सारी चीज़ें चेक करवाते रहना चाहिए। इसके साथ ही अगर कुछ सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं तो उन्हें जलाएँ ना, बल्कि खाद के रूप में उन्हें बनाने का प्रयास करें। फालतू फ़ैन चल रहा है, लाइट जल रही है फालतू, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में 10-10 लाइटें हैं, जलती रहती हैं, कोई कुछ नहीं है, प्रशासन वगैरह कुछ नहीं देख रहा। बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन हम यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कर सकते। भाई यूनिवर्सिटी है तो काफ़ी सुंदर बनाने के लिए उसे वहाँ पर सारी की सारी लाइटें जलानी ही पड़ेंगी सुंदर बनाने के लिए। एक बच्चा बैठा है क्लास में और सारी लाइट जल रही है, ठीक है? सारे पंखे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं हमारी केयरलेसनेस को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा जल रही है तो उसका बंद किया जाए फालतू में। ये तो मैंने समझा ही दिया आपको। इसके अलावा केवल शीशा युक्त पेट्रोल का इस्तेमाल करें। शीशा एक मेटल होता है, ऐसा पेट्रोल यूज़ करें जिसमें शीशा मटेरियल ना हो, ये खनिज ना हो, ये नुकसानदायक होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बाहर के मुकाबले घरों में प्रदूषण का प्रभाव कम होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, इसे आप हटा दीजिए, ये पता नहीं क्या आ गया यहाँ पे एरर। अब यहाँ पे आपको सिंपल आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, आपने सारी बातें यहाँ पे समझ ली, ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार वीडियो और देख लोगे तो सारी चीज़ें आपको बैठ जाएँगी माइंड में, वैसे तो अभी ही बैठ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।